हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हीट कंडक्शन इक्वेशन के बारे में। तो हीट कंडक्शन इक्वेशन को ब्रीफ करने से पहले या उसको समझने से पहले हम लोगों को तीन जो हमारे टॉपिक यहाँ पे लिखे हुए हैं इनका इंट्रोडक्टरी या फिर बेसिक नॉलेज होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हीट कंडक्शन इक्वेशन। और हीट कंडक्शन इक्वेशन से पहले ये हमारे तीन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो इनका बेस बनेंगे। तो पहला टॉपिक है, देखिए, हमारा स्टडी वर्सेस ट्रांजिएंट हीट ट्रांसफर। तो स्टडी हीट ट्रांसफर क्या होता है? स्टडी हीट ट्रांसफर वो हीट ट्रांसफर होता है जिसमें हमारा जो टेम्परेचर होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं होता है। और ट्रांजिएंट हीट ट्रांसफर में इसके कंपैरेटिवली जो टेम्परेचर होता है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होता है। इसको समझाने के लिए मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है आपके लिए। सपोज करिए ये हमारी क्या है, वॉल्स हैं, ये हमारी दीवारें हैं, वॉल। और ये दोपहर के 2 बजे की दीवार है और ये शाम के 5 बजे की उसका टेम्परेचर शो कर रहा है। तो अगर जो वॉल है हमारी उसका जो टेम्परेचर है इनसाइड या आउटर साइड का टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देखिए, चेंज नहीं हो रहा है। दोपहर के 2 बजे भी अगर हम बात कर रहे हैं तो टेम्परेचर जो था वो 15 डिग्री सेल्सियस था एक साइड का और दूसरी साइड का 7 डिग्री सेल्सियस था। शाम के 5 बजे भी जो वॉल का टेम्परेचर था, आउटसाइड सरफेस का टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस और इनसाइड वॉल का टेम्परेचर जो था, सरफेस का टेम्परेचर, वो था 7 डिग्री सेल्सियस। तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम देखिए यहाँ पे टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। तो मतलब ये जो हीट ट्रांसफर हो रहा है एक एंड से दूसरे एंड तक वॉल के, वो क्या हो रहा है आपका? हीट ट्रांसफर इधर से इस साइड होगा। ये जो हीट ट्रांसफर हो रहा है ये आपका क्या है? स्टडी स्टेट हीट ट्रांसफर है या फिर स्टडी हीट ट्रांसफर है। हीट ट्रांसफर हमेशा देखिए हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ होता है। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी जो ट्रांसफर हो रहा है ये स्टेडी स्टेट हीट ट्रांसफर। और ये दोनों जो हैं आपके Q1 और इसको अगर Q2 कहें तो इन दोनों की वैल्यू क्या होगी? सेम होगी। Q1 इज इक्वल्स टू Q2। अब अगर उसके अपोजिट आप ट्रांजिएंट हीट ट्रांसफर की बात करें, किसकी बात करें भाई? ट्रांजिएंट हीट ट्रांसफर की। तो ट्रांजिएंट हीट ट्रांसफर में क्या होता है? विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होता है। उसके लिए देखिए दूसरा एग्जांपल है यहाँ पर कि अब दोपहर के 2 बजे जो वॉल का टेम्परेचर एक साइड 15 डिग्री सेल्सियस था, दूसरी साइड 7 डिग्री सेल्सियस था। तो शाम के 5 बजे तक क्या हो गया कि जो आउटर साइड वाली टेम्परेचर था वॉल का वो कितना हो गया आपका? 12 डिग्री सेल्सियस। और जो दूसरा टेम्परेचर था आपका इनसाइड वॉल का वो टेम्परेचर हो गया 5 डिग्री सेल्सियस। तो अब जो हीट ट्रांसफर होगा वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रहा है। विद रिस्पेक्ट टू टाइम हीट ट्रांसफर चेंज हो गया। सब यहाँ पर Q1 और ये आपका कितना था? Q2। तो अब जो वैल्यू होगी Q1 की वो Q2 के बराबर नहीं होगी। फैक्टर्स कोई भी रहे हो कि यहाँ पे टेम्परेचर क्यों कम हो गया आउटसाइड वॉल का और इनसाइड वॉल का, मगर जो टेम्परेचर डिफरेंस जो आपका हीट ट्रांसफर थी Q1 और Q2 वो भी क्या हो गई? चेंज हो गई। किसकी वजह से? किस पे डिपेंडेंट हो गए? टाइम के डिपेंडेंट पे। ठीक है, तो ये था स्टडी और ट्रांजिएंट में एक छोटा सा एक्सप्लेन करने की मैंने कोशिश की। अब है हमारा मल्टी डायमेंशनल हीट ट्रांसफर। तो मल्टी डायमेंशनल हीट ट्रांसफर क्या होता है भाई? कि एक डायमेंशन से ज़्यादा जब हीट ट्रांसफर हो रही है, एक डायमेंशन से ज़्यादा, या तो एक डायमेंशन में हीट ट्रांसफर होगी या 2 डायमेंशन में या 3 डायमेंशन में। अगर एक डायमेंशन से ज़्यादा हीट ट्रांसफर हो रही है 2 या 3 डायमेंशन में, तो उस हीट ट्रांसफर को हम लोग मल्टी डायमेंशनल हीट ट्रांसफर बोलते हैं। तो देखिए कैसे, मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ मल्टी डायमेंशनल हीट ट्रांसफर का। सपोज करिए ये आपका एक लॉन्ग रेक्टेंगुलर बार है। क्या है ये? लॉन्ग रेक्टेंगुलर बार। ये एक्स एक्सिस है, इसकी एक डायमेंशन हो गई, वाई एक्सिस दूसरी डायमेंशन, और ये जेड एक्सिस वर्टिकल ये आपकी तीसरी डायमेंशन हो गई। तो सपोज करिए कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हीट ट्रांसफर हो रही है Q डॉट एक्स, वाई एक्सिस के अलॉन्ग हो रही है हीट ट्रांसफर Q डॉट वाई, मगर जेड एक्सिस के अलॉन्ग इसकी लेंथ इतनी ज़्यादा है इस बार की, रेक्टेंगुलर बार की, कि यहाँ पर जो हीट ट्रांसफर है या तो मान लेते हैं कि नहीं हो रहा है या फिर हो भी रहा है तो वो नेग्लिजिबल है एज कंपेरेबल टू QX या फिर QY। तो इस वजह से ये जो एग्जाम्पल है आपका ये मल्टी डायमेंशनल हीट ट्रांसफर का, या फिर कह लें
टू डायमेंशनल हीट ट्रांसफ़र का। इसी तरीके से अगर ये जो लॉन्ग लेंथ है इसकी रेक्टेंगुलर बार की, ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग ना होती, आपकी फाइनाइट लेंथ होती या फिर शॉर्ट लेंथ होती रेक्टेंगुलर बार की, तो जो हीट ट्रांसफ़र है फिर आपका जेड एक्सिस के अलॉन्ग भी होता, तो तब ये आपका 3 डायमेंशनल बन जाता। फिर जो हीट ट्रांसफ़र होता है आपका इस एक्सिस के अलॉन्ग भी पॉसिबल होता है, ये इस डायरेक्शन में, और तब ये आपका क्या कहलाता है 3 डायमेंशनल हीट ट्रांसफ़र। इसी तरीके से अगर 1 डायमेंशनल हीट ट्रांसफ़र का एग्जांपल हम आपको बताएं तो 1 डायमेंशनल हीट ट्रांसफ़र का एग्जांपल जो बेस्ट एग्जांपल है वो होता है आपका ग्लास विंडो किसी भी आपके घर की खिड़की की हो सकती है, घर की हो सकती है, या फिर आपकी कार की जो विंडशील्ड होती है उसमें से जो हीट ट्रांसफ़र होता है वो आपका सिंगल डायमेंशन या फिर 1 डायमेंशनल हीट ट्रांसफ़र होता है। उसमें से जो हीट ट्रांसफ़र होती है वो सिर्फ एक डायरेक्शन में होती है। तो ये आपके मल्टी डायमेंशनल हीट ट्रांसफ़र का एग्जाम्पल मैंने बताया 2D का, और ये आपका 1 डायमेंशनल हीट ट्रांसफ़र का। इसी तरीके से जो थर्ड पॉइंट है जो बहुत ज़रूरी है हीट कंडक्शन इक्वेशन से पहले पढ़ने को समझने के लिए, वो है हमारा हीट जनरेशन का एग्जाम्पल। तो क्या होता है हीट जनरेशन का एग्जाम्पल? तो इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो होता है हमारा रेजिस्टेंस हीटर, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस हीटर, जो सबके घरों में मौजूद होगा किसी न किसी फॉर्म में, और सबने देखा भी होगा। तो उसमें क्या होता है, जो वायर होता है, वायर में जब हम करंट फ्लो कराते हैं तो उसके रेजिस्टेंस की वजह से वो वायर हीटअप होना स्टार्ट हो जाता है और उसके अंदर हीट जनरेशन स्टार्ट हो जाती है। तो वही हीट जनरेशन यहाँ पर हमें समझना है। तो वो जो हीट जनरेशन होती है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है? जो उसमें करंट फ्लो होता है, ठीक है, और रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल। तो ये एग्जाम्पल हो गया आपका हीट जनरेशन का। ये जो फेनोमेना होता है एक वॉल्यूमेट्रिक फेनोमेना होता है। क्यों? क्योंकि जो उसमें अगर आप रेजिस्टेंस हीटर की बात कर रहे हैं तो जो उसमें आपका कॉइल होती है वो उसमें के जो पूरा वॉल्यूम होता है पूरे में रेजिस्टेंस की वजह से हीट जनरेट होती है। इसको हम लोग इसे हीट जनरेशन को वॉल्यूमेट्रिक अपना फेनोमेना भी बोलते हैं। अब इसमें भी 2 पॉइंट हैं। अगर जो हीट जनरेशन हो रही है वो आपका पूरे उसमें वायर में या फिर बॉडी में नॉन यूनिफॉर्म है, अगर वो क्या है पूरी बॉडी में नॉन यूनिफॉर्म है, कहीं पे कहाँ कितनी हो रही है जनरेशन, कहीं पे कम हो रही है, कहीं पे ज़्यादा हो रही है, मतलब कि विद रिस्पेक्ट टू स्पेस जो है वो उसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं है, तो जो आपका हीट जनरेशन होगी ई डॉट जेन उसको किसके बराबर होगी? वो होगी स्मॉल ई डॉट जेन इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल ई डॉट जेन और डी। और अगर आपका जो हीट जनरेशन है वो यूनिफॉर्म हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू स्पेस, यानी कि पूरे के पूरे वायर में या बॉडी में हर जगह पे हर पॉइंट पे जो हीट जनरेशन की वैल्यू है पर यूनिट वॉल्यूम वो सेम है, तो जो फॉर्मूला लगेगा टोटल हीट जनरेशन का वो लगेगा स्मॉल ई डॉट जेन मल्टीप्लाई बाई वी। और यहाँ पे जो स्मॉल ई डॉट जेन ये जो आप देख रहे हैं ना, ये स्मॉल ई डॉट जेन एक टर्म लिखा हुआ है, ये क्या है? ये है हमारा हीट जनरेशन पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये है हमारा हीट जनरेशन पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये 3 हमारे पॉइंट्स थे जो हम लोगों को हीट कंडक्शन इक्वेशन पढ़ने से पहले समझना था, ताकि हीट कंडक्शन इक्वेशन समझने में हमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अब ये पॉइंट समझने के बाद हीट कंडक्शन इक्वेशन समझना हमारे लिए बहुत ही सिंपल और ईजी हो जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं हीट कंडक्शन इक्वेशन की तरफ। तो सपोज करिए कि ये हमारा एक एलिमेंट है, ठीक है, और ये एलिमेंट आप देख रहे हैं किस शेप में है? ये हमारा एलिमेंट पैरेललोपिपेड शेप में है या फिर क्यूबॉइड शेप में है। तो इसमें इसकी जो डायमेंशंस हैं वो क्या है? डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई और डेल्टा जेड। तो यहाँ पर देखिए अब कोऑर्डिनेट सिस्टम आ गया, और ये कोऑर्डिनेट सिस्टम कौन सा सिस्टम कहलाता है? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जो डील करता है वो डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड। सिंपल, इसमें कोई भी एंगल नहीं होता है, सिर्फ आपकी डायमेंशंस होती हैं, लेंथ्स वगैरह होती हैं। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की इक्वेशन है। इसमें पहले हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में कैसे आएगी उसको डिराइव करेंगे, जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। तो सपोज करिए एक एलिमेंट है जिसकी डायमेंशन है डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई और डेल्टा जेड, और इन डायमेंशंस के अलॉन्ग जो इनकी थर्मल कंडक्टिविटी है वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है के एक्स, वाई एक्सिस के अलॉन्ग है के वाई और जेड एक्सिस के अलॉन्ग है के जेड। ये इनकी क्या है? दीज आर द थर्मल कंडक्टिविटीज अलॉन्ग द रिस्पेक्टिव डायरेक्शंस और डायमेंशंस। तो कंसीडर करें कि एक यूनिट एरिया है ये जिसमें से हीट फ्लो हो रही है अलॉन्ग एक्स एक्सिस।
अब एक्स एक्सिस कौन सी है, ये देखिए, ये आपकी है एक्स एक्सिस, ये आपकी है वाई एक्सिस, और ये इस साइड हो गया आपका जेड एक्सिस। ठीक है, तो सब अब यहाँ पर सपोज करें कि इस एरिया से आपकी जो हीट फ्लो हो रही है वो कितनी हीट फ्लो हो रही है, क्यू एक्स सिंपल। अभी अगर एक हम सिंगल एक्स डायरेक्शन की बात करें और दूसरे एंड से एक्स डायरेक्शन से कितनी हीट निकल रही है, क्यू एक्स प्लस डेल्टा एक्स, कितनी हीट निकल रही है, क्यू एक्स प्लस डेल्टा एक्स। तो क्यू एक्स जो हीट फ्लक्स थी, अब उसका हम फॉर्मूला है उसको कैसे फाइंड आउट करते थे, फोरियर्स लॉ की मदद से। और फोरियर लॉ हमारा क्या होता था, क्यू इक्वल्स टू, फोरियर लॉ क्या होता था हमारा, क्यू इक्वल्स टू माइनस के ए डी टी ओवर डी एक्स। ठीक है भाई, ये होता था हमारा फोरियर लॉ। यहाँ से हम जो हीट फ्लो रेट होता था वो फाइंड आउट करते थे। अब अगर हम फ्लक्स की बात करें तो फ्लक्स क्या होता है, पर यूनिट एरिया हो जाता है। तो यूनिट एरिया यहाँ पर हम मान लेते हैं ये है यूनिट एरिया, और यहाँ पर से जो हीट फ्लक्स फ्लो हो रहा है कितना हो रहा है, क्यू एक्स। तो हीट फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिंपली इस फोरियर लॉ से क्यू अपॉन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर हम देखें क्यू अपॉन ए इज इक्वल्स टू हमारा क्यू, और क्यू वो भी किस डायरेक्शन का, एक्स डायरेक्शन का। तो क्या हो जाएगा, माइनस के की जगह क्या रखेंगे हम, के की जगह रखेंगे हम के एक्स, क्योंकि थर्मल कंडक्टिविटी हम एक्स डायरेक्शन की ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो हम हीट फ्लो फाइंड आउट कर रहे हैं वो किस एक्सिस के अलॉन्ग फाइंड आउट कर रहे हैं, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। तो के की वैल्यू माइनस के एक्स डेल टी ओवर डेल एक्स, और हम यहाँ पे क्या एक हमने और डायमेंशन ले ली टाइम की, कि इतने टाइम में कितना हीट फ्लक्स पास हो रहा है। तो डेल्टा कितना टाइम लिया, डेल्टा टी, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कंसीडर यूनिट एरिया थ्रू विच हीट इज फ्लोइंग अलॉन्ग एक्स एक्सिस इन टाइम डेल्टा टी। तो कितने टाइम में, डेल्टा टी टाइम में, तो डेल्टा टी को हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया। ये आपका क्यू एक्स की वैल्यू आ गई जो इस फेज से एंटर करेगी। किस फेज से, अगर इस फेज को आप एक नाम दे दें ए बी सी और डी, इस फेज से जो हीट फ्लक्स आपका एंटर करेगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस के एक्स डेल टी ओवर डेल एक्स मल्टीप्लाई बाई टाइम डेल्टा टी या डेल टी। अच्छा, अब दूसरे एंड से जो हीट फ्लक्स बाहर निकल रहा है उसकी वैल्यू क्या होगी, क्यू एक्स प्लस डी एक्स इज इक्वल्स टू, इसे एक्सपेंड करेंगे अगर हम तो क्यू एक्स प्लस डेल ओवर डेल एक्स विद इन ब्रैकेट क्यू एक्स, ब्रैकेट के बाहर पे डेल एक्स। ठीक है, तो अब क्यू एक्स यहाँ पर आया, इस क्यू एक्स की वैल्यू आप यहाँ पर से उठा के यहाँ पे पुट कर देंगे। तो क्यू एक्स की वैल्यू कितनी थी, माइनस के एक्स डेल टी ओवर डेल एक्स मल्टीप्लाई बाई डेल एक्स। ये वैल्यू आपने यहाँ पे पुट करी, प्लस ये वाली पूरी वैल्यू डेल ओवर डेल एक्स, और फिर इस क्यू एक्स की जगह भी आप ये वाली वैल्यू उठा के पुट कर देंगे, माइनस के एक्स डेल टी ओवर डेल एक्स और ब्रैकेट में डेल एक्स। अच्छा, अब एक काम ये करें, जो डेल्टा टी यहाँ पर था, डेल टी यहाँ पे था, तो आपने इन दोनों में से कॉमन लेके उसको आपने ब्रैकेट के बाहर लिख लिया डेल टी। ठीक है, तो ये हीट फ्लक्स की वैल्यू आ गई राइट साइड से जो बॉडी से बाहर निकल रहा है, और ये क्यू एक्स जो हीट फ्लक्स की वैल्यू होती जो बॉडी के इस लेफ्ट साइड से बॉडी के अंदर एंट्री कर रही थी, किस डायरेक्शन के लॉन्ग, एक्स डायरेक्शन के लॉन्ग। ये बात याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी हम सिर्फ एक्स डायरेक्शन कंसीडर कर रहे हैं। तो इस पूरे प्रोसेस के दौरान ये जो कंडक्शन हुआ है हीट का एक एंड से लेके दूसरे एंड तक, बॉडी के लेफ्ट साइड से लेके बॉडी के राइट साइड तक, तो इस कंडक्शन के वजह से, इस कंडक्शन के दौरान और इस डेल्टा टी टाइम में जो ये कंडक्शन हुआ है, डेल्टा टी टाइम में, और इस पर यूनिट एरिया से जो हीट कंडक्ट होकर निकली है बॉडी से एक एंड से दूसरे एंड तक, कितनी हीट स्टोर हो गई इस बॉडी के अंदर, कितनी हीट स्टोर हो गई। देखिए, कुछ हीट यहाँ से आई और कुछ बाहर निकल गई, तो कितनी हीट स्टोर हो गई। इसे हम कैसे समझ सकते हैं कि सपोज करिए ये एक रूम है बड़ा सा, इस रूम में यहाँ पर एक डोर दरवाज़ा लगा हुआ है, यहाँ पर से कुछ बच्चे अंदर गए, मान लेते हैं 100 और या फिर 50, तो और इस रूम के जो इस तरफ आपका डोर था इसमें से 30 स्टूडेंट्स बाहर निकल गए, यहाँ से 50 स्टूडेंट्स ने एंट्री की और 30 स्टूडेंट्स बाहर निकल गए, तो अंदर कितने बचे, 20 स्टूडेंट्स, यानी कि 50 माइनस 30। इसी तरीके से अगर हम देखें कि स्टोर्ड कितनी हुई हीट इन टाइम डेल्टा टी पर यूनिट एरिया ड्यू टू कंडक्शन ऑफ हीट अलॉन्ग एक्स एक्सिस, तो आप क्या करेंगे, जो हीट
फ्लक्स ने एंट्री की है उसमें से आप जो हीट फ्लक्स बाहर निकल रहा है क्यू एक्स प्लस डेल एक्स, उसे आप क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, क्यू एक्स माइनस क्यू एक्स प्लस डेल एक्स। अब क्या करना है, अब सिंपल इस क्यू एक्स प्लस डेल एक्स की यहाँ पर इस इक्वेशन से उठा के वैल्यू पुट कर देनी है। तो ये वैल्यू आपने पुट कर दी तो क्या होगी, क्यू एक्स प्लस डेल ओवर डेल एक्स, क्यू एक्स डेल एक्स। यहाँ पर इसको आप जब सॉल्व कर लेंगे तो ये क्यू एक्स माइनस आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, माइनस का डेल ओवर डेल एक्स। अब ये जो क्यू एक्स था यहाँ पर, इसकी वैल्यू उठा के आपने यहाँ पे पुट कर दी, देख रहे ना, ये जो क्यू एक्स था इसकी वैल्यू आपने यहाँ पुट कर दी। क्या वैल्यू थी, माइनस के एक्स डेल टी ओवर डेल एक्स, और डेल एक्स मल्टीप्लाई बाई ये डेल टी यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गया। इसे आप थोड़ा सा और अगर रीअरेंज कर लें तो ये माइनस माइनस देन अगेन प्लस हो जाएगा, डेल ओवर डेल एक्स के एक्स डेल टी ओवर डेल एक्स, और बाहर डेल एक्स मल्टीप्लाई बाई, ये डेल वाई नहीं है, डेल एक्स मल्टीप्लाई बाई डेल टी। तो ये हीट स्टोर जो आ गई वो एक्स डायरेक्शन में जो आपने हीट स्टोर करी है वो आ गई, हीट स्टोर अलोंग द एक्स एक्सिस, ठीक है, पर यूनिट एरिया ड्यू टू कंडक्शन ऑफ हीट। अब इसी तरीके से हम देखें कि जो हीट आपकी आगे गई, देखिए यहाँ पर मैंने फाइनली लिख भी दिया, द एरिया ऑफ हीट फ्लो अलोंग एक्स डायरेक्शन इज डेल बाई डेल, सो द नेट हीट स्टोर। ये तो पर यूनिट एरिया आपने निकाली थी, यहाँ पर से देख रहे हैं ना, हीट स्टोर पर यूनिट एरिया। अब अगर हम टोटल हीट निकालें, इसमें से कितनी स्टोर हो गई, इस एंड से इस फेस से एंट्री करने के बाद, इस फेस से निकलने के बाद कितनी टोटल हीट स्टोर हो गई, तो जितनी भी ये हीट आपकी आई है उससे आप एरिया से मल्टीप्लाई कर दें, सिंपल है। और कितना एरिया है, एरिया क्या है इस फेस का, इस फेस का अगर आप एरिया देखें तो ये एरिया है इसकी विड्थ मल्टीप्लाई बाई हाइट, या फिर लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ। तो कितना है ये, डेल्टा जेड, डेल जेड और डेल वाई। तो इस पूरे को आपने क्या करा, द एरिया ऑफ हीट फ्लो अलोंग एक्स डायरेक्शन क्या है, डेल वाई डेल जेड है। तो जो नेट हीट स्टोर्ड हुई है एक्स डायरेक्शन, एक्स एक्सिस के अलोंग इस हीट कंडक्शन में, वो कितनी हो जाएगी, इस पूरे को आप सीधे सीधे डेल वाई डेल जेड से मल्टीप्लाई कर लेंगे और रीअरेंज करके लिख लेंगे। तो ये आ जाएगा डेल ओवर डेल एक्स के एक्स डेल टी ओवर डेल एक्स मल्टीप्लाई बाई डेल एक्स डेल वाई डेल जेड और डेल टी। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। तो अगर ये पूरा प्रोसेस यहाँ तक आपको समझ में आ गया है तो आगे बहुत आसानी होगी। एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इस क्यू एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। क्यू एक्स की वैल्यू जो फाइंड आउट होगी वो आपके फोरियर लॉग से होगी, माइनस के डेल टी ओवर डेल एक्स। यहाँ पर हम हीट फ्लक्स निकाल रहे हैं तो एक क्यू अपॉन एक हीट फ्लक्स होता है, तो माइनस के एक्स डेल टी ओवर डेल एक्स। फिर राइट साइड वाले के हीट फ्लक्स की वैल्यू निकाली आपने एक्सपेंशन करके, तो क्यू एक्स प्लस डेल एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करी। क्यू एक्स की वैल्यू यहाँ से पुट करी नीचे, यहाँ पर भी क्यू एक्स की वैल्यू पुट करके आपने रखी, तो ये हीट फ्लक्स की हो गई राइट साइड में। फिर जो नेट हीट स्टोर्ड हुई है उसके लिए हमने क्या करा, उसके लिए हमने इस क्यू एक्स में से ये क्यू एक्स प्लस डी एक्स को माइनस कर दिया। माइनस करने के बाद इसे हमने सॉल्व किया तो ये वैल्यू आ गई पर यूनिट एरिया जो हीट स्टोर्ड हुई है कंडक्शन की वजह से एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। और टोटल फिर जो इस पूरे फेस के अलॉन्ग जो एरिया है उसका, उस एरिया से हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना एरिया है वो है डेल वाई मल्टीप्लाई बाई डेल जेड। तो इस पूरे एरिया से हमने इस हीट को मल्टीप्लाई कर दिया। तो जो हमारी टोटल हीट स्टोर्ड हुई है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इस कंडक्शन की वजह से, वो ये हीट अमाउंट अब आ गया हमारा। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। क्या दे दिया इसे हमने, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब इसी तरीके से सिमिलरली हम y और z एक्सिस के अलॉन्ग निकालेंगे। जब आप y और z एक्सिस के अलॉन्ग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए जब आप y और z एक्सिस के अलॉन्ग निकालेंगे, यहाँ पे देखिए ये x एक्सिस के अलॉन्ग का जहाँ जहाँ पर आपका x आएगा इस ब्रैकेट में, वहाँ पे आपको सिंपल y कर देना है। अगर आप चाहें तो आप इसे एक बार करके भी देख सकते हैं। हम इसे डायरेक्टली लिखेंगे सिमिलरली अलॉन्ग y एंड z डायरेक्शन, तो डेल ओवर डेल वाई के वाई। अब थर्मल कंडक्टिविटी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग तो ली नहीं जाएगी, वो ली जाएगी वाई एक्सिस के अलॉन्ग, तो के वाई डेल टी ओवर डेल वाई। और बाहर वाला ये पूरा टर्म ऐसे ही सेम आएगा जब आप इसे सॉल्व करेंगे, डेल एक्स डेल वाई डेल जेड डेल टी। इसी तरीके से इसको आपने क्वेश्चन नंबर 2 दे दिया नाम। फिर जेड एक्सिस के अलॉन्ग डेल ओवर डेल जेड। अब थर्मल कंडक्टिविटी जेड एक्सिस के अलॉन्ग ली जाएगी, के जेड डेल टी ओवर डेल एच जेड, और बाकी का पूरा टर्म सेम आएगा एज सिमिलर टू इक्वेशन नंबर 2 और 1, ठीक है। अब यहाँ पर से इतना काम हमारा हो गया कंडक्शन का। अब हम देखेंगे हीट जनरेशन, जो मैंने आपको पीछे समझाई थी कि भाई हीट जनरेशन क्यों समझाई थी। तो अगर बॉडी में क्यू जन जो है वो हीट जनरेशन हो रही है, क्या हो रही है, ये क्यू जन देखना, स्मॉल क्यू और सफिक्स में मैंने इसमें GEN जन लिख रखा है, यानी कि हीट ड्यू टू जनरेशन। अगर बॉडी में क्यू जन जो है वो क्या है, हीट जनरेशन रेट है
पर यूनिट वॉल्यूम बॉडी का और पर यूनिट टाइम। ठीक है, देखिए मैंने आपसे कहा था क्यूजन क्या है, वो आपका पूरा वॉल्यूमेट्रिक फिनोमेना है, इसलिए हमने इसको क्यूजन को पर यूनिट वॉल्यूम मान लिया कि हीट जनरेशन हो रही है क्यूजन पर यूनिट वॉल्यूम मटेरियल के, और पर यूनिट टाइम भी हो रही। तो टोटल हीट जनरेशन बॉडी के अंदर विद टाइम टी, इन टाइम टी कितनी होगी, आप क्या करेंगे, इस क्यूजन को सिंपली आप टाइम उसके वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्यूजन और वॉल्यूम क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, डेल एक्स मल्टीप्लाई बाई डेल वाई मल्टीप्लाई बाई डेल जेड। इसको आप इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे देंगे। तो ये तो हो गया हमारा हीट जनरेशन। देखिए हमने दो चीज़ें फाइंड आउट कर ली, एक तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलॉन्ग जो हीट ट्रांसफर हो रहा है वो, और दूसरा जो हीट जनरेशन हो रही है वो फाइंड आउट कर लिया। अब इनकी वजह से जो टोटल हीट स्टोर्ड होगी, देखिए कुछ तो हीट स्टोर्ड हुई कंडक्शन की वजह से, और जो हीट जनरेशन हो रहा है उसकी वजह से भी बॉडी में हीट स्टोर हो रही है। अब इसकी वजह से जो हीट स्टोर हो रही है बॉडी में, वो उसका क्या काम होगा, वो सिंपली क्या करेगी, जो बॉडी का टेम्परेचर है उसको इंक्रीज करेगी। वो काहे में इस्तेमाल होगी, वो बॉडी का टेम्परेचर को इंक्रीज करने में या राइज करने में इस्तेमाल होगी। तो अगर अब इसका हम फॉर्मूला निकालें, इसका फॉर्मूला होता है एम सी पी डेल्टा टी, जो आप लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स में बहुत पढ़ा होगा और उसके बारे में कॉन्सेप्ट भी समझा होगा उसका। तो सिंपली हम इस फॉर्मूले को लगाएंगे यहाँ पे, मास ऑफ बॉडी इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू राइज इन टेम्परेचर। अगर हम देखें कितना टेम्परेचर उसका राइज हुआ, तो मास की जगह लिख लेंगे हम लोग क्या, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। ये रो क्या है, डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ मटेरियल। तो रो इंटू वॉल्यूम, ये हो गया वॉल्यूम आपका, डेल एक्स डेल वाई डेल जेड मल्टीप्लाई बाई सी पी स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, और डेल्टा टी ये आ गया। अब ये डेल्टा टी क्या है, देखिए टाइम को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे स्मॉल टी से, और ये जो कैपिटल टी है ये हमारा टेम्परेचर है। अब ये जो डेल टी हमारा है ये है आपका चेंज इन टेम्परेचर या फिर राइज इन टेम्परेचर। इसको हमने इक्वेशन नंबर 5 दे दिया। अब हमारे पास 5 इक्वेशंस हो गई। देखिए शुरुआत की जो 3 इक्वेशंस थी वो तो थी हमारी हीट स्टोर्ड ड्यू टू कंडक्शन, जो फिर 4th जो इक्वेशन थी वो थी हीट स्टोर्ड या फिर हीट जनरेशन की इक्वेशन, और जो 5th इक्वेशन है वो है जो टेम्परेचर राइज हो रहा है हीट स्टोर की वजह से। अब आप क्या करेंगे, अब जब जो टेम्परेचर राइज हुआ, ये 5th जो इक्वेशन है ये बेसिकली है किसकी वजह से, जो शुरुआत की 4 इक्वेशंस आई हैं, जो शुरुआत की 4 हीट है ना आपकी जो स्टोर हो रही है बॉडी में, जनरेशन की वजह से हो चाहे वो कंडक्शन की वजह से हो, उन्हीं की वजह से ही ये 5th जो आपकी इक्वेशन है ये आई है फॉर्म में। तो अब क्या करेंगे, अब आप 1 2 3 और 4 को ऐड करके इस 5th इक्वेशन के कंपेयर में कर देंगे। ठीक है, इस 5th इक्वेशन के इक्वेट कर देंगे। तो यानी कि आप इक्वेशन नंबर 1 को ऐड करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 को, इक्वेशन नंबर 3 को, इक्वेशन नंबर 4 इक्वल्स टू इक्वेशन नंबर 5 करेंगे। ये करने के बाद जब आप ये लिख लेंगे पूरा, उसके बाद फिर आप उन पूरी इक्वेशंस को, इक्वेशंस के दोनों साइड को जो इक्वेशन आपको मिलेगी डेल एक्स डेल वाई डेल जेड डेल्टा और डेल टी से डिवाइड कर देंगे। जब ये आप पूरा दोनों काम कर लेंगे, फिर जो आपको इक्वेशन मिलेगी फाइनली वो मिलेगी डेल ओवर डेल एक्स के एक्स डेल टी ओवर डेल एक्स प्लस डेल ओवर डेल वाई के वाई डेल टी ओवर डेल वाई प्लस डेल ओवर डेल जेड के जेड डेल टी ओवर डेल जेड प्लस क्यूजन इज इक्वल्स टू रो सी पी डेल टी ओवर डेल टी, टेम्परेचर अपॉन टाइम। ये जो इक्वेशन आपको मिली ये आपकी जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन हो गई, किसमें, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में। और जो स्पेसिफिक अगर हम करें तो ये जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में नॉन होमोजीनियस मटेरियल के लिए। नॉन होमोजीनियस मटेरियल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देख रहे हैं आप थर्मल कंडक्टिविटी जो है वो तीनों एक्सिस के अलॉन्ग क्या हो रही है, चेंज हो रही है। के एक्स के वाई के जेड तीनों अलग अलग है। तो ये हमारा नॉन होमोजीनियस मटेरियल हो गया। ठीक है, अच्छा, और इसमें हमने हीट जनरेशन भी कंसीडर किया है, तो ये सेल्फ हीट जनरेटिंग भी हो गई कंडक्शन इक्वेशन हमारी। और इसमें विद रिस्पेक्ट टू टाइम टेम्परेचर चेंज भी हो रहा है, देख रहे हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट जब विद रिस्पेक्ट टू टाइम टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो ये आपकी अनस्टेडी स्टेट हो गई। और चौथा पॉइंट कि इसमें जो हीट ट्रांसफर हो रही है वो 3 डायमेंशनल हो रही है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग भी हो रही है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग भी हो रही है, और ये जेड एक्सिस के अलॉन्ग भी हो रही है। तो फाइनली जो कंडक्शन इक्वेशन मिली हमें, ये नॉन होमोजीनियस मटेरियल के लिए मिली, सेल्फ हीट जनरेटिंग मिली, अनस्टेडी स्टेट के लिए मिली, और 3 डायमेंशनल हीट फ्लो के लिए मिल गई। ये आपकी जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन हो गई। अब अगर इसे थोड़ा सा हम और स्पेसिफिक करना चाहें तो इसी इक्वेशन से कई सारी फॉर्म की इक्वेशन आपकी डिराइव होंगी, जैसे कि ये इक्वेशन आपकी जो है, अगर हम मान लेते हैं कि मटेरियल जो है हमारा वो क्या है, आइसोट्रोपिक मटेरियल है। मटेरियल हमारा क्या है, आइसोट्रोपिक।
तो क्या होगा, आइसोट्रोपिक मटेरियल का मतलब कि अब थर्मल कंडक्टिविटी जो है वो क्या होगी, सेम होगी, kx, ky और kz, थर्मल कंडक्टिविटी सेम। तो kx इक्वल्स टू ky इक्वल्स टू kz इक्वल्स टू k। अब जब ये तीनों चीज़ें क्या हो गई, सेम हो गई, तो हम क्या कर सकते हैं, इस k को यहाँ से कॉमन बाहर निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, और k को कॉमन बाहर निकाल के आप क्या करेंगे, इक्वल्स टू के दूसरी तरफ भेज देंगे डिनोमिनेटर में। तो जब यहाँ से k कॉमन निकलेगा तो ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, डेल स्क्वायर टी ओवर डेल एक्स स्क्वायर। अच्छा, क्यों बाहर निकल गया, क्योंकि ये कांस्टेंट हो गया कि अब डिफरेंशिएट तो हो नहीं सकता, तो कांस्टेंट हो गया, तो इस हमने ये बाहर निकाल लिया, और बाहर निकालने के बाद दूसरी तरफ भेज दिया। फिर ये अंदर क्या बचा, इसका डिफरेंशिएशन हो गया डेल स्क्वायर टी ओवर डेल एक्स स्क्वायर, ये हो गया डेल स्क्वायर टी ऊपर डेल वाई स्क्वायर, ये हो गया टर्म बन गया आपका डेल स्क्वायर टी अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस क्यूजन अपॉन के इज इक्वल्स टू रो सी पी अपॉन के मल्टीप्लाई बाई डेल टी ओवर स्मॉल डेल टी टाइम। ठीक है, अब यहाँ पर एक रो सी पी अपॉन के, एक ये नया टर्म इंट्रोड्यूस हुआ जिसको हम लोग 1 अपॉन अल्फ़ा भी लिख सकते हैं, जो हमारी पिछली वाली वीडियोस थी जिसमें हम लोगों ने थर्मल डिफ्यूजिविटी के बारे में आपको थोड़ा सा बताया था। तो ये 1 अपॉन अल्फ़ा जो है रो सी पी अपॉन के है। अल्फ़ा क्या है, बेसिकली के अपॉन रो सी पी होता है, और अल्फ़ा को हम लोग थर्मल डिफ्यूजिविटी में, अगर किसी को थर्मल डिफ्यूजिविटी के बारे में थोड़ा सा और पढ़ना है तो हमारे इस लेक्चर सीरीज़ की पहली वाली वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया थर्मल डिफ्यूजिविटी। ठीक, तो इफ़ द हीट फ्लो इज स्टडी, अब अगर मान लें कि यहाँ तक आ गया कि अब अगर हीट फ्लो जो है वो स्टडी स्टेट में है विदाउट हीट जनरेशन, ध्यान दें क्या लिखा हुआ है कि हीट फ्लो स्टडी स्टेट होना चाहिए, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम टेम्परेचर चेंज नहीं होगा और हीट जनरेशन भी नहीं होगी। तो अगर इसमें आप देखें कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम हीट जनरेशन नहीं होगा, विद रिस्पेक्ट टू टाइम टाइम चेंज नहीं होगा, जब विद रिस्पेक्ट टू टाइम टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, पूरा ज़ीरो, ये वाला टर्म ज़ीरो। ठीक है, और हीट जनरेशन भी नहीं है तो ये वाला भी पूरा टर्म ज़ीरो। सिर्फ इक्वेशन क्या बचेगी, डेल स्क्वायर टी ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर टी अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर टी अपॉन डेल जेड स्क्वायर इक्वल्स टू ज़ीरो। समझ में आ गई ना बात। ये इक्वेशन हमारी लैप्लास इक्वेशन कहलाती है। तो कभी कभी एग्जाम्स में ये सब पूछ लिया जाता है कि आप जो है लैप्लास इक्वेशन फाइंड आउट करिए हीट कंडक्शन के लिए। ठीक, तो आपको ये इक्वेशन फाइंड आउट करनी होती है, पढ़ी सबने होती है मगर किसी को ये आइडिया नहीं होता कि इसको हम लैप्लास इक्वेशन बोलते हैं। तो इस तरीके से लैप्लास इक्वेशन आप फाइंड आउट कर लेंगे। अब इसको थोड़ा सा और स्पेसिफिक करें दूसरे डायरेक्शन में कि अब फ्लो जो है वो तो आपका स्टडी स्टेट में है और हीट जनरेशन भी है। ठीक है, फ्लो आपका स्टडी स्टेट में है और हीट जनरेशन, यहाँ पे क्या था, फ्लो स्टडी स्टेट में था मगर हीट जनरेशन नहीं थी। अब क्या कंसीडर कर रहे हैं कि फ्लो स्टडी स्टेट में है और हीट जनरेशन भी है। तो फ्लो स्टडी स्टेट में होने का मतलब क्या, अगेन ये टर्म जीरो हो जाएगा, बट हीट जनरेशन को कंसीडर किया है तो ये टर्म जीरो नहीं होगा। तो फाइनली इक्वेशन क्या बनेगी, डेल स्क्वायर टी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर टी अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर टी अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस क्यूजन अपॉन के इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, ये इक्वेशन आपकी पॉइजन इक्वेशन कहलाती है। ये इक्वेशन क्या कहलाती है, पॉइजन, जैसे कि वो लैप्लास इक्वेशन, तो ये पॉइजन इक्वेशन। और फाइनली अगर हीट फ्लो जो है आपका अनस्टडी स्टेट में है और हीट जनरेशन भी नहीं है तो क्या होगा कि अनस्टडी स्टेट में है, इट मीन्स ये टर्म जीरो नहीं होगा। हीट जनरेशन नहीं है तो ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा। अब इक्वेशन आपकी क्या बन के आएगी, डेल स्क्वायर टी अपॉन डेल स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर टी अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर टी अपॉन डेल जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन अल्फा डेल टी ओवर डेल टी टाइम। और ये इक्वेशन आपकी कहलाएगी फोरियर इक्वेशन। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये पूरी जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन समझ में आई होगी। अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन रह गया हो इसमें तो हमसे वो वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।